अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे क्लिनिकल असेसमेंट्स के अंदर, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं या वो टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम क्लिनिकल को असेसमेंट कर रखे थे। अब इसके अंदर देखें, जैसे ही हम लोग किसी मरीज़ या किसी की निशानदेही करनी होती है तो हम लोग सबसे पहले उसको जांचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं है इसके साथ की जाती, जस्ट लाइक थेरेपीज़ की जाती हैं। जो जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है आप उसको उतने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो हम इसको देखते हैं वन बाय वन कि इसमें किस तरह चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और किस तरह उसका सॉल्यूशन और सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, और जितने भी अमराज होते हैं इन चीज़ों के अंदर आते हैं उनको कैसे टैकल किया जाता है। तो हम इस चीज़ के अंदर देखते हैं सबसे पहले पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली वो होते हैं जो इंसान, जो आपकी शख्सियत, जो आपकी पर्सनालिटी की दर्जाबंदी इंफरादी भी हो सकती है, उसको ग्रुप की शक्ल में किया जा सकता है। तो मेनली उसके दो ही मेन मेथड्स रहते हैं, एक तजलीली बोलते हैं, ठीक है, और गैर तजलीली बोलते हैं। इनको इंग्लिश में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं। इनको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ कि जो ऑब्जेक्टिव मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके अंदर आप के जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसकी रिजल्ट पे आपकी बेस कर रहा होता है कि आपके क्या असेसमेंट्स हो सकती हैं। जो दूसरा सब्जेक्टिव मेथड्स होता है उसके अंदर वो इसलिए होता है कि इसके अंदर जो आपका जो क्लिनिकल असेसमेंट करने वाला जो बंदा है वो उसकी अपनी राय भी उसके अंदर शामिल हो सकती है, चाहे कोई भी तासुब हो सकता है या कोई अफेक्शन हो सकती है उससे। तो उसके लिए वो नताइज जो होते हैं वो तो इतने फेवरेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर पर्सनालिटी असेसमेंट कैसे होती हैं। ठीक है, इनको हम जैसे पहले नाम से कहते हैं गैर तजलीली मेथड से कहते हैं, ऐसे तरीके जिनमें फ़र्द की शख्सियत जानने के लिए वाज़ेह और मयारी अंदाज अख्तियार किया जाए। जो भी जांच करने वाला अपनी राय या जो अपनी पसंद नापसंद और तासुबात को शामिल ना कर सके, या फिर ऐसा होता है जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसी के ऊपर आप अपना डिसीजन लिखें, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव मेथड कहलाता है। इन्हें जो इन तरीकों में जो मामूल के जो स्कोरिंग होती है, जो आंसर्स दिए जाते हैं, जो उनको एक्सप्लेन किया जाता है, इन्हीं तरीक़ों से किया जाता है और उसको सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज के नाम से भी बोला जाता है। उर्दू में इसको ज़ाती जायज़े की फहरिस्तें कहा जाता है। इसके अंदर हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज क्या चीज़ होती हैं। ये बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको जो ऐसे आप एमसीक्यूज क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, या जो किसी ने क्वेश्चन एयर या किसी ने कोई भी ऐसा जो मार्केट के अंदर कभी कोई सर्वे हो रहा हो तो क्वेश्चन एयर किसी ने सॉल्व किया हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री। आप खुद से उसको वो पेपर जो होता है, वो जो इन्वेंट्रीज होती है, जो पेज जो होता है, जो क्वेश्चन एयर होता है, वो ऐसे तरतीब दिया जाता है जैसे आपको लगता है कि आप खुद से ही सवाल कर रहे होते हैं और खुद से ही जवाब दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ खसूसियात होती हैं वो देख लें। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती हैं, ठीक है, ट्रस्टवर्दी भी रहती हैं। जो तादाद होती है सवालात की वो वक्त के मुताबिक तयशुदा होता है। ठीक है, इसके अंदर आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं असेसमेंट और ग्रुप की शक्ल में भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इनके लिए पहले असेसमेंट जो लेनी होती है उसको पहले से जो स्केल होते हैं वो हमने डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेंगे वन बाय वन। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, फोर्स्ड चॉइस टेक्निक्स होती है। इसके अंदर मसलन ये होता है जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको मेनली उन 4 ऑप्शंस के अंदर ही सिलेक्ट करना होता है या 2 ऑप्शंस के अंदर ही से ही सिलेक्ट करना, तो आप कोई अपने से ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कहते हैं फोर्स्ड चॉइस टेक्निक भी से कहते हैं, ठीक है, या जबरी मेथड भी कहते हैं ऐसे। तो क्लोज एंडेड भी बोलते हैं। अगर आपने देखा हो क्वेश्चनर वाला जो हमने रिसर्च मेथड्स में हमने थर्ड ईयर के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी थी, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते थे और अपने क्लोज एंडेड भी होते थे। ओपन एंडेड के अंदर आप जिस तरह आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपसे सवाल पूछा था जिसमें आप डिटेल में लिख रहे होते हैं, और दूसरा होता है उसके अंदर आपने जस्ट टिक मार्क करना होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इन जितनी भी हमें सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज हैं इनके अंदर कितनी तरह के आते हो। तो वो मेनली तो आप काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके अंदर, लेकिन हम मेनली कुछ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे। वो नॉर्मली पहली 3 है, ठीक है, तो हम उसी को ही हम अपने आने वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने भी उसी को ही तैयार करना है अपने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें,
ठीक है। ये बेसिकली कैटल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अंदर जो कुछ सोर्स ट्रेट्स के नाम से बोला था। ट्रेट का मतलब था आपके अंदर जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी खसूसियात, उन्हें हम ट्रेट्स बोलते हैं। तो सोर्स ट्रेट से मुराद ये होता है कि सोर्स ट्रेट ऐसे ट्रेट जो जिससे ही बाकी आपके ऑपोजिट इसके बनते हैं, ठीक है। तो कैटल के नज़दीक ये जो टेक्निक थी, ये किसी फ़र्द की बुनियादी औसाफ का जामे अंदाज में जो एक एनालिसिस करना होता है उसके अंदर बात करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली क्लिनिकल पर्पस के लिए इतनी फ्रूटफुल नहीं रही, ठीक है। इसके लिए बेसिकली 16 जो फैक्टर्स थे, जो हमने पर्सनालिटी फैक्टर्स थे, उसको हमने, ठीक है, हम उसके अंदर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस तरफ से देखना है पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आपका उसका ऑपोजिट होता है, वो चीज़ आपने चेक करनी थी। जो जिसके अंदर आ रहा होता है वो खुद को देख सकता है। तो ये बेसिकली आपके सामने जितने भी दिए हुए हैं 16 है टोटल। आप इसको एक बार रीड कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप इसको मेंशन करें, ज़रूरी है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्दर। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कोल्ड आ जाएगा, ठीक है। जो सर्द मिजाज होते हैं उसका ऑपोजिट क्या होता है, वार्म होता है। जो गर्मजोशी से मिलने वाला होता है डल, बेवकूफ़, ब्राइट, ऑपोजिट जो उसका होता है ज़हीन को कहा जाता है। इमोशनल या अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो जितने फैक्टर्स आपके जो जैसे आते जाएंगे वही आपका स्कोर बनता जाएगा उस चीज़ के अंदर, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करते चलेंगे। फर्दर जो हमारे पास जो दूसरी आ जाती है वो MMP क्या कहते हैं, इसको मिनेस्ट्रोना मल्टीफेजिक्स पर्सनालिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको टफ लगेगी इसकी जो नेम है। तो नॉर्मली हम लोग इसको MMPI के बोलते हैं, कसीर रुखी जायज़ा शख्सियत। तो ये बेसिकली 16 से कुछ ज़्यादा होते हैं। ये ऐसी होती है जिसमें आपके जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, उनको आप रिटर्न में देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस जो रिटर्न करने वाले सारे जो जवाबात होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी बोल्ड होते हैं। जितने भी आप आंसर देते जाते हैं उसके बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। जो कोरिलेशन वाला आपने पढ़ा था उसको इस पर अप्लाई किया जाता है। फिर वो जिस तरह जितने भी आपके जवाब उनके एनालिसिस करते हैं और उनको क्लासीफाई करके एक जो तयशुदा हमारा स्केल होता है उसके मुताबिक हम लोग इसको स्कोरिंग दे रहे होते हैं। कुछ इसकी बैकग्राउंड में हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। हॉथवे और मैकिनले दो बंदे थे, इन्होंने 1934 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अंदर जो शुरू में 550 स्टेटमेंट शामिल थी, लेकिन लेटर ऑन उसको 51 के अंदर जाकर 399 तक इसको कर दिया गया, महदूद किया गया। पाकिस्तान में भी इसको जो ट्रांसलेट किया गया है इंटू उर्दू वो डॉक्टर लाइफ मिर्ज़ा हैं, ठीक है। उन्होंने हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन के मुताबिक इसके दोबारा स्टैंडर्डाइज किया इस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने बेसिकली इस चीज़ के अंदर 4 वैलिडिटी स्केल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। इसमें अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि किसी ने आंसर्स का कितना पोर्शन जो है वो रीज़नेबल दिया है, मतलब कि जिसके हम एनालिसिस कर सकते हैं फर्दर इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने जो वैलिडिटी स्केल्स थे, इसके बाद उन्होंने उसके बाद 10 जो थे वो क्लिनिकल स्केल भी थे। उनकी जो के एक तो वैलिडिटी जिस चेक करते हैं कि हमारा जो मामूल होता है वो किस कदर इंटरेस्टेड है उस चीज़ को बताने में, करने में। उसके बाद उसके क्लिनिकल स्केल्स आते हैं, ठीक है। वो हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो वैलिडिटी स्केल्स जो 4 हैं उसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट वन पे आता है क्यू स्कोर, ठीक है। QLF और फाइनल वन हमारे पास K आता है। मैं शॉर्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यू स्कोर ऐसे बेसिकली स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके जो आप इंसान जवाब देना नहीं चाहता, जिनके बारे में, या जिसको आप कहते हैं ये कोई पर्सनल क्वेश्चन होते हैं या प्राइवेसी वाले होते हैं, तो इसको हम कैन नॉट से स्कोर भी कहते हैं। सेकंड वन पे आता है एल स्कोर। एल से मतलब लाई, झूठ बोलने वाले, ठीक है। ये ऐसे स्कोर पे मतलब जिसका हमें भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये सामने वाला आंसर झूठ का ही सहारा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पब्लिक जो आपके रिलेटिव्स के अंदर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या आप ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ आप दूसरों के सामने खुद को ऐसा पेश करेंगे जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं वैसे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको लाई स्कोर बोलते हैं। तो कितने का आंसर आप इस तरह झूठ का सहारा ले सकते हैं। फर्दर आ जाए तो हमारे पास नंबर 3 पे F स्कोर आता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो कितना अटेंटिव है हमारे मामले और कितना केयरलेस है, ठीक है। इस स्कोर में ये होता है कि मामूल जितने भी बयानात आप जितना समझने और जवाब देने में बहुत गलतियाँ की, ठीक है। ये जितना ज़्यादा स्कोर होता जाएगा उस पर ये डाउटफुल होता जाएगा, इसकी जितनी भी सिटिंग होती है ना वो फर्दर आता है हमारे पास के स्कोर बेसिकली एल और एफ दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर आपका स्कोर ज़्यादा हो तो आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है बंदा, ठीक है। जबकि बहुत कम स्कोर हो तो वो लगता है कि बहुत ज़्यादा ये ओवर एक्टिंग कर रहा है बंदा,
ठीक है, यानी मामूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका इमेज क्या किसी के सामने बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पैमाने के स्कोर को मुख्तलिफ से 4 जो क्लिनिकल स्कोर्स आएंगे ना उसमें शामिल कर दिया जाएगा, वो हम आपको बताते हैं क्या क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे पास अब आ जाएंगे, हमारे पास जो 10 थे क्लिनिकल स्केल, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हाइपोकॉन्ड्रियासिस स्केल होता है, जैसे एचएस बोलते हैं, ठीक है, स्केल एच से हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं, मुराक बोलते हैं उर्दू के अंदर। अब इस स्कोर के अंदर जब देखें इस स्कोर के अंदर जिसमें आपके जो फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल जो एक्शंस होती हैं, अफ़आल होते हैं, उसके बारे में मोहतात और फ़िक्रमंद रवैये को ज़ाहिर करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जब भी पूछा जाता है, बल जब आपको किसी बड़े के सामने एक्सप्लेन करनी होती है तो आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उस चीज़ के अंदर, इसका अगर स्केल पर स्कोर ज़्यादा हो तो आप इसको हो सकता है कि आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस स्केल के अंदर आ सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है डिप्रेशन, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, ये चीज़ को ज़रूर समझिएगा। इसके अंदर कि आप कितना सैडनेस शो करते हैं, ठीक है। ये स्कोर जब आप बताता है कि आपके अंदर मॉरल जो एबिलिटी है वो कितनी कम है, ठीक है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है, ठीक है, आप लोनलीनेस, आपको तन्हाई पसंद है, या आपके एक्सटर्नल जितने भी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के अंदर आपकी क्या दिलचस्पी है या नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये खुद भी एक मर्ज है और बहुत सारी अमराज को ये डेवलप भी कर सकती है। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास हिस्टेरिया। हिस्टेरिया का जितना भी स्कोर ज़्यादा होता है तो ये बेसिकली ये ज़ाहिर करता है कि फ़र्द में जिस्मानी अमराज की जो अलामात पाई जाती हैं, ठीक है। हिस्टेरिया के मरीज़ों के बारे में ये बेसिकली डिफ़ाइन करना समझना मुश्किल हो जाता है कि ये जिस्मानी इसको मरीज़ हैं या साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो इस पर अगर स्केल ज़्यादा, स्कोर ज़्यादा होता है तो आपको डेफिनेटली वो हिस्टेरिया की तरफ आपको लेके जाता है। नेक्स्ट आ जाता है साइकोपैथिक डेविएट स्केल, समाज दुश्मन। मतलब कि लोगों से हट के रहने वाले जितने भी लोग होते हैं या लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उससे स्कोर से ये ज़्यादा ज़ाहिर होता है कि इंसान जो है कितना डेविएट करता है अब सोशल नॉर्म्स के अंदर। तो ऐसे अफराद जो होते हैं वो गैर जिम्मेदार, इंतहाई बेहिस और गैर जज्बाती होते हैं, जस्ट लाइक क्रिमिनल्स की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोस्ट स्केल आता है, ये बेसिकली मेल फैक्टर्स के अंदर ये जिन्स के बारे में है, ठीक है। इसके अंदर अगर स्कोर ज़्यादा होता जाता तो ये निशानदेही करता है कि कौन सा किस फ़र्द का रुझान किस तरफ है, मेल का फीमेल की तरफ है या मेल का मेल की तरफ है, इसी तरह फीमेल का फीमेल की तरफ ज़्यादा है या फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन है। तो ये बेसिकली उस चीज़ को, किरदार को समझने में मदद देता है। पैरानोया आता है आपके पास। अब इसके अंदर जो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में ही आजकल आ चुका है, लेकिन इसको अगर सेपरेटली डिफाइन करें तो ये बेसिकली अगर इसके अंदर स्कोर ज़्यादा हो तो ये खप पाया जाता है, मैनिया, ठीक है, ठीक है, जिसमें दौरे वगैरह पड़ने होते हैं, खपते अजियत भी हो सकते हैं, खपते अजमत भी हो, दोनों तरफ इसमें आ सकता है। उसके बाद आता है साइकास्थेनिया स्केल आता है, मतलब कि अगर आपकी जिस्मानी या मसल्स की वीकनेस आती है, इसकी उन मरीजों को निशानदेही करता है जो डिप्रेशन या इख्तिलाल ज़हनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है उनके मेंटल एटीट्यूड को, ठीक है। फोबिया हो सकता है, ठीक है, जैसे इसका अजबारी जिसको लगता है फोर्सफुली उससे काम करवाया जाता है, ठीक है। इसमें लोगों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसकी कमी होती है, थोड़ी सी बेचैनी रहती है अंदर, ठीक है, ये अटेंटिव नहीं इतने होते हैं, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है, इस दर्जाबंदी में भी मौजूद है नई वाली में के अंदर। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी स्कोप है, ठीक है, बहुत सारा इसकी डिफरेंट नेचर्स के अंदर इसके अंदर बात की जा सकती है। अगर इस पर स्केल पर स्कोर आपका ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली कि स्किज़ोफ्रेनिया ही हो सकता है। नंबर 9 पे आ जाता है हाइपोमानिया स्केल होता है, ठीक है, मानिया बोलते हैं इसे, ठीक है। स्केल पर ज़्यादा स्कोर हो करने वाले हद से ज़्यादा चूंचाल और खुश मिजाज नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंतहाई एहतियात से जो मरीज़ाना खुश मिजाजी होती है या चूंचालपन बल्कि लोगों से लड़ने वाले, चिढ़ने वाले, ठीक है, या बातें करने वाले सेहतमंद तर्ज अमल से अलग किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली हकीकतन खुश मिजाज होते हैं, पुरअज़म होते हैं, ठीक है। इसे बाईपोलर डिप्रेशन का हिस्सा भी बनाया गया, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। नंबर 10 पे आता है आपका सोशल इंटरेस्ट स्केल आता है। जिस तरह समाज दुश्मन हमने देखा था, अब सोशल इंटरेस्ट में देख लेते हैं। ये स्केल बेसिकली समाजी दिलचस्पी या लोगों से मिलने जुलने की तरफ अगर आपका कोई इस तरह रिफ्लेक्ट करता है आप, तो वो उस पे इसका स्कोर उस तरफ लेके जाता है आपको, ठीक है। इस स्केल पर ज़्यादा स्कोर कर लेने वाले जितने भी अफराद होते हैं वो बेसिकली समाजी ताल्लुकात से गुरेज़ा होते हैं, ठीक है। नॉर्मल अफराद के समाजी रवैये की बेसिकली इसके अंदर निशानदेही होती है, एनालिसिस होती है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आखिरी वन पे हम देख लेते हैं CPI कैलिफोर्निया की जो साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री है, ये बेसिकली गॉफ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी।
ये MMPI की तर्ज पर बनाया गया, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया, बल्कि कुछ बयानात भी MMPI से लेके इसके अंदर बनाया गया, मतलब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस नई को बनाया गया था। तो ये बेसिकली नॉन क्लिनिकल है, ठीक है, इसे नॉर्मल अफराद के औसाफ की दर्जाबंदी और शख्सी आजमाइश के लिए बहुत मयारी आजमाइश तस्लीम करता है। मौजूद ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर देखे जाए कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही इसको यूज़ करे, आप नॉर्मल आप खुद में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें टोटल 18 पर्सनालिटी ट्रेड्स शामिल किए गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट गास्टन हॉटजेल शोर्ट ने 80 में इस आजमाइश को तरमीम की और बनाया, और इसके अंदर से इस तकनीक की मदद से फ़र्द की कबूलियत, ज़ात, सोहबत पसंदी, गलबा पाने वाले, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसको हमने दर्जाबंदी की थी। उम्मीद है आपको ये सारी टॉपिक या जितनी भी हमने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर देखी हैं, ठीक है, आपको समझ में आई होगी। इतनी ही काफ़ी हैं, आप इसको अच्छे तरीके से याद करें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, अगर आपको किसी भी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है तो काइंडली आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नंबर होता है वो डिस्क्रिप्शन में भी होता है, वीडियो के एंड पे भी आपको मिल जाता है, स्टार्ट पे भी मिल जाता है आपको, तो आप काइंडली इस चीज़ को बिल्कुल हेजिटेट ना करें, हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।